एक आयन होता है कॉपर 1+, जिसके अंदर 4s 0 हो जाता है और 3d 10 हो जाता है। तो हायर लेवल पर कॉपर +1 इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। कॉपर इज ए ट्रांजिशन मेटल, but copper 1+ is not a transition metal. Sir, why? Because it does not make a stable half-filled d orbital. स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल जिसके पास होगा वही ट्रांजिशन मेटल कंसीडर किया जाएगा। तो कॉपर 1+ इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, बट कॉपर 2+ इज ए ट्रांजिशन मेटल। व्हाई? बिकॉज इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। तो अब ये हो जाएगा 3d9। नाउ दिस 3d9 इज अनपेयर्ड। ठीक है, अब आपके पास 4 तो पेयर है, 1 2 3 4 और 5वां अनपेयर्ड है। तो अब इस अनपेयर्ड ने डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल की जो बात थी, जो ट्रांजिशन मेटल की जो कंडीशन थी उसको फुलफिल कर लिया। तो दैट मींस कॉपर 2+ इज ए ट्रांजिशन मेटल, बट कॉपर 1+ इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये आउट ऑफ द बॉक्स अगर किसी ने पूछ लिया तो काम आ जाएगा, अदरवाइज ये के लेवल्स पर आपके सिलेबस में इस बात को इस वक्त हमें इतनी ज्यादा तरजीह नहीं देती। ठीक है, तो वन वुड एक्सपेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन 4s2 and 3d9। ओके, मोर स्टेबल अरेंजमेंट, लोअर एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू वुंस रूल मल्टीप्लिसिटी। तो ये हो जाएगा 4s। एंड देन फाइनली वी हैव जिंक। तो जिंक इज 3d10। अगेन जिंक का 4s2 जब जाएगा तो 4s2 ये निकलेगा पहले, लोअर एनर्जी वाला पहले निकलता है। तो जब लोअर एनर्जी बाहर निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा? सारे फिल्ड हैं, 3d10 है, सारे फिल्ड हैं। इसकी वजह से जिंक 2+ इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोज इनटू 4s टू रिस्टोर इट्स फिल्ड स्टेट। ठीक है, एंड कंप्लीट द 3d and 4s ऑर्बिटल फिलिंग। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केसेस। ये इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई जिसमें हमने 3d5 कर दिया था और 3d10 कर दिया था। बाकी चीजें वैसे ही चल रही है। 1 2 3 4 होना चाहिए था, नहीं हुआ, 5 हो गया। फिर 5 6 7 8 9 होना चाहिए था, नहीं हुआ, 10 हो गया। तो यानी कि 2 5 वाले हैं और 2 10 वाले। गायब क्या हो गया? 3d4 गायब हो गया एंड 3d9 गायब हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में आपके पास 4s1 है और 4s1 है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिए, जब भी आयन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलेगा। मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि कॉपर का 2+ बनना चाहिए तो बनवा लिया ना, निकल का 2+ बनाओ, तो अब आप निकल की कॉन्फ़िगरेशन में देखो 2+ पे ये जाएगा। तो आपने कहा कि 4s 0 हो जाएगा एंड 3d8 ही रहेगा। ठीक है, 3d8। तो दिस इज निकल 2+। फिर अगर निकल 3+ पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देना, 4+ पूछे तो एक और निकाल देना। ठीक है, अच्छा जी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पता है ट्रांजिशन मेटल की बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो अराइज फ्रॉम द सिमिलर एनर्जीज। अच्छा, सिमिलर एनर्जीज क्यों होती हैं? क्योंकि सबके सब कहाँ मौजूद है? 3D में, सब 3D में। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा उसकी शील्डिंग हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन की ही आएगी, हर बार 18 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। तो इसलिए इन सब की एनर्जी सिमिलर होगी। ठीक है, तो सिमिलर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 4s and 3d इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम राइजेस अक्रॉस द रॉ टू मैग्नीशियम। तो अगर हम यहाँ से चले तो मैग्नीशियम का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये जो रेड में लिखे हुए हैं ना, ये मोस्ट कॉमन है। आपने KMnO4 में मैग्नीशियम पढ़ा है कि मैंगनीज 7 होता है KMnO4 में। ठीक है, इसी तरह +4 में तो MnO2 में वो +4 होता है। KMnO4 में यानी MnO4-1 में मैंगनीज 7 है। इसी तरह से MnO2 में मैंगनीज 4 है और सिंपल MnO में मैंगनीज 2+ है। ये पर्पल होता है, ये ब्लैक होता है और ये कलरलेस होता है। अब लिखते थे ना पर्पल टू कलरलेस, तो वो बेसिकली ये होता था कि मैंगनीज +7 से 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैंगनीज कन्वर्ट हो जाता है 2+ में। तो आप लिखते हो दिस इज पर्पल, दिस इज कलरलेस, वो इसके कलर को शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह स्कैंडियम है, इसी तरह टाइटेनियम है। तो ये मोस्ट कॉमन है। तो 7 सबसे टॉप है, फिर 6 6 6, फिर नीचे आएंगे तो 5 5 5 5 5, फिर 4 4 4 4 4, फिर 3 3 3 3, एंड वाले को छोड़ देंगे, फिर 2 इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका है ही 3 बनता है, बस इसमें सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये वैलेंसीज आपने याद नहीं रखनी। मोस्ट कॉमन जो है वो आपको वैसे ही पता है। आयरन की मोस्ट कॉमन 2+ होती है, 3+ होती है, ये रही। ठीक है, कोबाल्ट की 3+ 2+ होती है। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई इशू
नहीं है। कॉपर की पता होनी चाहिए, जिंक की पता होनी चाहिए, जिंक की एक ही है 2+, हमें पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। कॉपर की 2 है, 2+, 1+, मैंने अभी बताया था। 1+ इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ये भी बताया था। स्कैंडियम की एक ही है +3, अगर याद हो जाए अच्छी बात है। वेनेडियम V2O5 में होता है, ठीक है, +5 होता है, +3 होता है, कॉमन है। इसी तरह क्रोमियम K2Cr2O7 में 6+ होता है, और K2Cr2O7 के बाद जब वो कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? +3 में। आप लिखते हो क्रोमियम Cr2O7, K2Cr2O7 में 2- के साथ ये +6 है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स Cr3+ में, तो आप कहते हो ऑरेंज से ग्रीन हो गया, और यहाँ क्या हो गया था? पर्पल से कलरलेस हो गया। ये 2 कलर्स आपको याद होने चाहिए, बाकी के कलर्स आपको याद करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ऑल एक्सेप्ट स्कैंडियम हैव M2+ आयन। स्टेबिलिटी ऑफ 2+ स्टेट इंक्रीजेस अक्रॉस द रॉक ड्यू टू इंक्रीज इन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है, अक्रॉस द रॉक, यानी कि यहाँ से यहाँ चलते वक्त इसके आयन स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स आर इन रेड, ये बता चुके हैं हम। When electrons are removed, they come from 4s first. ये बात भी पहले पुरानी बात है। That means कॉपर का अगर 4s1 था तो पहले कॉपर 1+ बनाएगा, ठीक है, चला गया 3d10 बच गया, फिर कॉपर 2+ में 3d9 हो गया। ये है बेसिकली ट्रांजिशन मेटल, दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इसी तरह टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का 4s2 3d, अगर टाइटेनियम 2+ करोगे तो पहले इसको खा जाओ तो 3d2 बच गया, फिर टाइटेनियम 3+ में से एक इलेक्ट्रॉन और गया तो 3d1 बचा, फिर टाइटेनियम 4+ में 3d पूरा गायब हो गया, तो इस वक्त ये 3d0 हो गया। तो टेक्निकली टाइटेनियम 4 भी ट्रांजिशन मेटल नहीं रहा क्योंकि 3d0 हो गया। ठीक है, डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये सही नहीं है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन को ओबे कर रहा है, तो आप कहेंगे सिर्फ ये। इनमें कौन कर रहा है? ये 3 कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। ठीक है, बात समझ आ गई? आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कलर्ड आयन कब क्यों बनते हैं, अब ये देखना है। ठीक है, इन देयर एबिलिटी टू फॉर्म ए कलर्ड कंपाउंड, हमें पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो ये रहा। कलर्ड कंपाउंड बनाता है वो ये रहा। थ्योरी क्या कहती है? 3d10 होता है फुल और 3d0 होता है एम्प्टी। कॉन्फिगरेशन आर कलर्ड with partially filled d orbital tend to be colored. जिनके पास partially filled होगा सिर्फ वो colored कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर आपको गौर से देखा जाए तो स्कैंडियम के पास 3d1 है, ठीक है, जब आप इसका आयन बनाते हो आयन, तो स्कैंडियम 3+ होता है, इसके अंदर 4s0 एंड 3d0 रह जाता है, तो इसका मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। ट्रू, स्कैंडियम के कंपाउंड का कोई कलर नहीं होता। नीचे आते जाओ तो नीचे आता है जिंक, जिंक 2+ होता है। अब जिंक का अगर कंपाउंड है जिंक सल्फेट, अगर माइंड में रखो तो जिंक सल्फेट ट्रांजिशन मेटल तो है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन ना होने की वजह से कलर्ड कंपाउंड नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इसका 3d फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं गया अभी, तो 3d 4s0 एंड 3d फुली फिल्ड। तो जिंक का कोई भी कंपाउंड उठा लो, जिंक सल्फेट ले लो, मान लो, जब आप इसको सॉल्यूशन बनाते हो तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, आपके टेस्ट ट्यूब में ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। इसीलिए जब जिंक के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते थे तो आपको याद होगा नीचे क्या बनता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो आप कहते थे व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है ना, क्योंकि इसमें है ही नहीं ट्रांजिशन मेटल, इसमें डी ब्लॉक है ही नहीं, तो कलर कहां से आएगा? ठीक है, समझ आ रही है बात? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इस वजह से बनता था क्योंकि जिंक का कोई कलर नहीं शो होगा। क्योंकि रूल क्या है? रूल ये है कि उसके डी ब्लॉक को फुल फिल्ड, सॉरी, डी ब्लॉक को हाफ फिल्ड होना चाहिए, उसमें भले से एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन हो, एक इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो कलर शो करेगा। सो इट इज कॉज्ड बाय ईज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। सो एनर्जी इज एब्सॉर्ब, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहे होते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर जंप कर रहे होते हैं, तो ये एक एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। ठीक है, ये जो डेल्टा ई होती है, ये एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करती है। जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो रह जाती है, जितनी लाइट इमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती है बाद में, वो हमें नजर आती है। ठीक है, तो रेनबो का कलर है, विजिबल है, इससे इसके पीछे इंफ्रारेड है। ठीक है, इसके पीछे इंफ्रारेड है इससे पहले, और इधर अल्ट्रा वायलेट है। अब ये दोनों नजर नहीं आती, ठीक है ना, ना अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट
और रेड के पीछे इंफ्रारेड। तो हमें ना इंफ्रारेड दिखती है ना अल्ट्रा वायलेट दिखती है, हमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो ये है, ठीक है ना। तो अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी कलर आएगा वो हमें नजर आएगा, ठीक। तो फिर क्या होता है, इट कॉज बाय ईज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांजिशन है हायर स्टेट से लोअर स्टेट, लोअर स्टेट से हायर स्टेट। तो जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब वापस आएगा तो वो एनर्जी इमिट कर देगा, वो एनर्जी इमिट करेगा वो हमें नजर आ जाएगी, ठीक है। एंड इट इज एब्जॉर्ब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू हायर लेवल, तो वो एब्जॉर्ब करता है जब ऊपर जाता है। And then the frequency of the light is proportional to the energy difference. So ये जो energy difference है डेल्टा ई, मैंने बताया ना डेल्टा ई का मतलब है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 है हायर एनर्जी की, हायर स्टेट की एनर्जी, और E1 है लोअर एनर्जी की एनर्जी, लोअर स्टेट की एनर्जी। तो आयंस विथ D10 जैसे कि कॉपर 1+, Ag या जिंक, ठीक है, और D0 Mt में स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन आर कलरलेस। एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड Ti2 is white in color, जिंक सल्फेट या जिंक का ऑक्साइड is also white, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, ये मैं बता दूं, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ना Cu2O, ये कॉपर 1 ऑक्साइड है, ये होता है ब्रिक रेड कलर का, ब्रिक रेड। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था फेलिंग सॉल्यूशन में, कि जब आप फेलिंग सॉल्यूशन, जब शुगर के मॉलिक्यूल को आप टेस्ट करते हो फेलिंग सॉल्यूशन में, या शुगर के मॉलिक्यूल को हो या एल्डिहाइड को, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं तो वो आपके पास ब्रिक रेड कलर देते हैं, जो कि होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का कॉपर 1 ऑक्साइड, इसको लिखा है कॉपर 1 ऑक्साइड। तो फिर ये रेड क्यों होता है, एक सवाल है। इसको होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, फिर ये 1 रेड क्यों हो गया? तो इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने इस 1 रेड कलर में नहीं उलझना, आपने बस ये माइंड में रखना है कि अगर कॉपर का कलर, ठीक है, अगर कॉपर में डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 0 इलेक्ट्रॉन है,